Hi guys and welcome back to the channel Deepak Chad of Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 3rd of March 2023. तो गाइज आज है तारीख 3 मार्च 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है चांगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, काफ़ी चर्चा में है, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स। यहाँ पे आपको 4 अलग अलग मिनरल्स के खनिजों के नाम दिए गए हैं, जिसमें से एक का नाम है बेंटोनाइट, देन क्रोमाइट, देन कियानाइट, देन उसके बाद आता है सिलेमेनाइट। तो पूछा यह जाता है कि इन 4 मिनरल्स में से कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं इंडिया के अंदर में जिनको मेजर मिनरल की तरह हमने एक डेजिग्नेशन दे रखा है। क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है जो मिनरल्स हैं, एक मेजर मिनरल्स होते हैं, एक माइनर मिनरल्स होते हैं। तो इनमें से मेजर मिनरल्स का डेजिग्नेशन भारत में किन किन मिनरल्स को मिला हुआ है ये आपको बताना है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोलता है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 4 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी 2, 3 and 4 ओनली। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ये काफ़ी चर्चा हो रही है कल से ही। तो जो स्पेस एक्स है ना, इन्होंने यहाँ पर फाल्कन 9 नाम के रॉकेट को लॉन्च किया है और उस रॉकेट के माध्यम से 4 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा गया है। और वो जो 4 एस्ट्रोनॉट हैं वो यूएस, रशिया और यूएई से बिलोंग करते हैं। तो उनको अंतरिक्ष में कहाँ पर भेजा गया, तो आपको पता होगा हमने अंतरिक्ष के अंदर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रखा है। तो उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये 4 लोग पहुंचेंगे और 6 महीने तक वहीं पर रहने वाले हैं और ढेर सारी अलग अलग चीज़ों के ऊपर रिसर्च करने वाले हैं। तो ये एलन मस्क के स्पेस एक्स की जो 6ठी ऑपरेशनल क्रू फ्लाइट है ना, वो एग्जैक्टली ये देखने को मिलेगी। इसमें नासा का एक, रूस का एक और साथ ही साथ में यूएई का एक यात्री होने वाला है। मतलब ये 4 लोग हैं, वैसे होने वाला नहीं है, ये हो चुका है, कल यहाँ पर इसको लॉन्च कर दिया गया है। चारों यात्रियों को यहाँ पर भेज दिया गया है स्पेस में। तो 6 महीने कहाँ रहेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वहाँ पर अलग अलग प्रकार की रिसर्चेस को करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है, उसको लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। तो ये जो रॉकेट है कहाँ से लॉन्च किया गया है, यूएस के अंदर में कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसमें लेकिन पता है एक यूनिक चीज़ भी हुई है जिसकी वजह से इसकी और चर्चा हो रही है। यूनिक चीज़ क्या है कि पहले तो रशिया, यूएस के एस्ट्रोनॉट तो पहले भी जा चुके हैं, काफ़ी बार जा चुके हैं। बट पहली बार ऐसा हुआ है कि अरब देश में से जो एक देश है यूएई, यहाँ से कोई पहला पर्सन स्पेस में गया है, और वो भी लंबे समय तक रुकने के लिए। क्योंकि मैंने बताया ना 6 महीने तक रुकेंगे, तो लंबे समय तक रुकने के लिए एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने वाला जो पहला अरब कंट्री है वो यूएई बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, इसको आप जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से प्लस एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, बात की जा रही है एक्वाकल्चर के बारे में। क्या होता है एक्वाकल्चर समझेंगे, बट अभी न्यूज़ यह है कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है ना, यहाँ पर महिलाओं को एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी ऑर्नामेंटल फ़िश एक्वाकल्चर के माध्यम से। तो यहाँ पे कह सकते हो एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्नामेंटल फ़िश एक्वाकल्चर किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं वहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, मतलब लोकली लक्षद्वीप में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे उन्हीं का यूज़ करके ये एक्वाकल्चर किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, लक्षद्वीप में रहने वाली जो वेमेन है ना, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। वो महिलाएं कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंट हो पाएंगी, सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएंगी, अपने ऊपर कह सकते हो निर्भर हो सकती हैं इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करके, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है।
तो अभी काफ़ी सारी महिलाओं को लेकर ना अलग अलग ग्रुप्स बना दिए गए हैं जिनको यहाँ पे सिखाया जाएगा इस एक्वाकल्चर के बारे में। प्लस यहाँ पे जो ये ऑर्नामेंटल फिश एक्वाकल्चर है ना, इसको सपोर्ट मिल रहा है। किसके माध्यम से सपोर्ट मिल रहा है? ICAR के माध्यम से यहाँ पे एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। नाउ ये जो ग्रुप है अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा महिलाओं को, उनको यहाँ पर इस चीज़ के बारे में सिखाया जाएगा। प्लस यहाँ पर फिर वो धीरे धीरे क्या करेंगे, इन चीज़ों को सीख जाएंगे, कैसे यहाँ पर मछली पालन किया जाता है, कैसे यहाँ पर जो श्रिम्प्स होते हैं, श्रिम्प्स मतलब आप समझते हो ना, जो झींगा होता है, उसको यहाँ पे हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, और ग्रो करने के बाद में हम लोग उसको कैसे मार्केट में जो बिकता है ना उस साइज़ पर ग्रो कर सकते हैं, फिर उसके बाद मार्केट में बेच सकते हैं, और मार्केट में बेचने के बाद में आप कह सकते हो इन महिलाओं के पास में एक अच्छी खासी इनकम जनरेट हो सकती है। तो उसके बेसिस पर अभी के समय पर यहाँ पे काम किया जा रहा है, उसके लिए ये आर्टिकल चर्चा में है। पहले मैं आपको मैप में लक्षद्वीप आइलैंड को समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ये प्रोसेस समझाऊंगा कि फ़िश एक्वाकल्चर आखिरकार होता क्या है, प्लस हमारे इंडिया का जो फिशरीज सेक्टर है वो कहाँ पर स्टैंड करता है। ये 2-4 पॉइंट हैं जो कि हमारे इस आर्टिकल से हट कर हैं, अलग हैं, लेकिन बहुत रेलिवेंट हैं। देखो, जब आप इंडिया के मैप को देखोगे ना, तो यहाँ पर नीचे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, और इधर यहाँ पे अलग अलग आइलैंड्स देखने को मिल जाते हैं। जो लक्षद्वीप आइलैंड है ना, वो बेसिकली अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है। तो यहाँ पर वो आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर एग्जैक्टली अगर हम इसको जूम करें तो वो कुछ सीन इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये हैं हमारे सारे के सारे लक्षद्वीप आइलैंड्स। मैंने बोला छोटे छोटे आइलैंड्स का ये पूरा ग्रुप है। इसकी कैपिटल है कावारती, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। नाउ अब बात आती है फ़िश एक्वाकल्चर की। फ़िश एक्वाकल्चर मतलब क्या होता है? यानी कि मछली को पालना, मछली पालन करना। अब वो कैसे किया जाता है? जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस प्रकार की फार्मिंग भी करते हैं। जैसे यहाँ पे ज़मीन के ऊपर खेती बाड़ी की जाती है ना, वैसे यहाँ पर फ़िश को भी ग्रो किया जाता है पानी के अंदर में, समुद्र के अंदर में। इस प्रकार से यहाँ पर एक नेट वगैरह बनाकर, इस प्रकार से यहाँ पर जो ये टेक्निक्स है, जो मेथड्स है, वो यूज़ किए जाते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चारों तरफ नेट लगा दिया है और यहाँ पर मछलियों को पाला जा रहा है ना, धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। जब एक अच्छे खासी साइज़ की हो जाएंगी, जो कि मार्केट में बिकने लायक होंगी, तब यहाँ पर इकट्ठा करके इनको बेच दिया जाएगा, है ना। फिर इसमें जब तक के लिए छोटी छोटी मछलियों को और रख दिया जाएगा, उनको पाला जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर फ़िश एक्वाकल्चर, और साथ ही साथ में जो श्रिम्प होते हैं, जो झींगा होता है, उनको भी यहाँ पर इसी प्रकार से ग्रो किया जाता है। ठीक है ना। अभी यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको मेंस में हेल्प कर सकते हैं, प्रीलिम्स में हेल्प कर सकते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आप फटाफट यहाँ पर उसको डिस्कस करते हैं। तो एक्वाकल्चर मतलब क्या है, समझ गए ना। जो टर्म एक्वाकल्चर है, इसका मतलब क्या है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारे पानी के अंदर में पाए जाने वाले जानवर हैं, प्लांट्स हैं, उनको कल्टीवेट करना, उनको ग्रो करना अपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए, पब्लिक पर्पज़ के लिए। कमर्शियल पर्पज़ समझ रहे हो, जो यहाँ पर पैसा कमाने के लिए। उस जानवर को जब ग्रो करोगे तो यहाँ पर बेचोगे मार्केट में, तो यहाँ पर उससे ढेर सारा जो इनकम है वो जनरेट होता हुआ नजर आएगा। तो इस पर्पज़ के लिए भी यहाँ पे जो एक्वाकल्चर है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब एक्वाकल्चर कहीं पर भी कर सकते हैं, कोई पॉन्ड हो गया, नदी हो गई, झील हो गया, इवन ओशन में भी आप देख पाओगे। इस प्रकार से जो इंसान है ना, वो कहीं ना कहीं नेट का यूज़ कर रहे हैं, एक क्लोज सिस्टम बना दे रहे हैं, जहाँ पर उसके अंदर अंदर एक्वाकल्चर किया जा रहा है। तो कहीं पर भी आप देखोगे जो एक्वाकल्चर है ना, वो किया जा सकता है जब हम लोग बात करते हैं वाटर बॉडीज़ की। देन पर्पज़ की बात करते हैं, इसके पीछे का पर्पज़ क्या है। पर्पज़ यह है कि हमें क्या करना है, फूड का प्रोडक्शन करना है। खासकर बहुत सारे जो लोग हैं दुनिया भर में, वो क्या करते हैं, सी फूड का कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि मछली, श्रिम्प, इन सब चीज़ों को खाया जाता है दुनिया भर में, काफ़ी सारे देशों में, इवन इंडिया के अंदर में भी। तो आप देखोगे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी यहाँ पर फूड प्रोडक्शन करना है। तो पहला पर्पज़ तो यह है, इसलिए एक्वाकल्चर किया जाता है। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारी ना मछलियाँ हैं या बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कि बहुत खतरे में हैं। उनकी जो प्रजातियाँ हैं ना, वो बहुत खतरे में, और इवन कह सकते हो उनकी पॉपुलेशन लगातार ख़त्म होती जा रही है। तो उनकी पॉपुलेशन को वापस से बढ़ाने के लिए, रिबिल्ड करने के लिए भी यहाँ पर उनको पाला जा सकता है ना। इस पर्पज़ से भी एक्वाकल्चर को किया जा सकता है। प्लस यहाँ पर जो भी उनका जो एरिया है जहाँ पर ये एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाते थे, वो सब डैमेज हो गए हैं, वो सब ख़त्म हो गए हैं। तो उनको रिस्टोर करने के लिए, उन एरियाज़ को रिस्टोर करने के लिए भी एक्वाकल्चर किया जा सकता है। तो ये अलग अलग पर्पज़ हैं एक्वाकल्चर करने के, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अब आता है एक और मेन पॉइंट। हम लोग देख पा रहे हैं फिशरीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, एक्वाकल्चर के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्यों? आप इसके पीछे का एक रीज़न देखोगे, वो ये है कि इंडिया का जो फिशरीज़ मार्केट है ना, ये जो पूरा का पूरा फ़िश से संबंधित पूरा मार्केट देखने को मिलेगा, ये बहुत बड़े लेवल पर है। हम लोग बहुत सारे मछलियों का प्रोडक्शन करते हैं, और उसके बाद में हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारी इकोनॉमी बहुत हद तक यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट देखने को मिलेगी। लाखों लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्टर में जॉब मिली हुई है। तो कहाँ पर ये सिनेरियो स्टैंड करता है, और थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फिशिंग कैप्चर की बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया फ़िश को यहाँ पर किस प्रकार से देखो मछली पकड़ी भी जाती है, मछली पालन भी किया जा रहा है, अलग अलग तरीके हैं। और इनको ग्रो करने के बाद में इनको
बेचा मार्केट में जा रहा है, वो चीज़ आपको कॉमन देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब बात यह आती है, जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की या प्राइमरी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स की, तो उसमें जो फिशरी सेक्टर है ना, ये सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला सेक्टर बन चुका है और भारत दुनिया में दूसरा लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री बन चुका है। हम लोग दुनिया में दूसरे नंबर पर आ रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा मछली का प्रोडक्शन कर रहे हैं दुनिया में। इवन आप देख पाओगे दुनिया में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका 7.56% यहाँ पर केवल और केवल इंडिया की साइड से हो रहा है। इवन हमारे देश की जो इकोनॉमी है या ग्रॉस वैल्यू एडेड आपको देखने को मिलेगा, जीवीए है, वहाँ पर भी इस फिश सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। तो ये तो हो गई बात प्रोड्यूसिंग की, यानी कि हम लोग कितना उत्पादन कर रहे हैं। अब जब प्रोडक्शन कर रहे हैं बड़े लेवल पर तो कुछ बेच भी रहे होंगे, हाँ कुछ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया चौथे नंबर पर आता है। इंडिया चौथा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फिश का दुनिया भर में। अच्छा, प्रोड्यूसर हम सबसे बड़े हैं, एक्सपोर्टर हम इतने नीचे आ गए क्यों? क्योंकि इंडिया की आबादी ही अपने आप में बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारा जो प्रोडक्शन होता है वो हमारे देश में ही उसका कंजम्पशन हो जाता है, जो बचता है हमारा उसको हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। और ये जो पूरा सेक्टर है ना, इसको हम लोग सनराइज सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय पर इस सेक्टर ने बहुत तेज़ी से जो ग्रोथ है उसको हासिल की है। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट इस सेक्टर में देखने को मिला है। ये सेक्टर कह सकते हो रोज़गार के मामले में एक पावरफुल इंजन की तरह देखा जाता है, क्योंकि इस सेक्टर में लगभग 14.5 मिलियन के आसपास लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद में उन लोगों की जो ज़िंदगी है वो यहीं से चल रही है। प्लस बहुत सारी जो फिशरमैन कम्युनिटी है, मछुआरे की जो कम्युनिटी है हमारे देश में, वो सारी कम्युनिटीज़ यहाँ पर आज के समय पर इसी सेक्टर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो ये तो हो गई बात यहाँ पर रोज़गार की। अब बात आती है चैलेंजेस की कि इस सेक्टर में परेशानियाँ क्या क्या हैं। देखो, हर एक सेक्टर में ना उसके अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो यहाँ पर इस सेक्टर में क्या क्या चुनौतियाँ हैं, आओ इसको पढ़ते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने यह बताया कि दुनिया भर में फ़िश की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि बहुत ज़्यादा फ़िश का प्रोडक्शन किया जा रहा है या बहुत ज़्यादा मछलियाँ मारी भी जा रही हैं। तो इसकी वजह से दुनिया भर में एक चीज़ या फिर एक खतरा ये देखने को मिला कि मछलियों की जो संख्या है ना वो डिप्लीट होती हुई नज़र आई है, कम होती हुई नज़र आई है। क्योंकि कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कह सकते हो कि मछलियों की ओवर फिशिंग कर दी जाती है, यानी एक हद से ज़्यादा पकड़ लिया जाता है, जिसके चक्कर में उनकी संख्या है उस एरिया में कम हो जाती हैं। और क्योंकि यहाँ पर इनकी जो संख्या है इसको वापस से बढ़ाना एक पूरा का पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, थोड़ा सा समय लगता है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको पकड़ा जा रहा है बहुत तेज़ी से, जिसके चक्कर में इनकी संख्याएं लगातार ख़त्म होती नजर आई हैं। कई सारे ऐसे एरियाज़ बताए जा रहे हैं ओशन में, समुद्र में कई सारे ऐसे एरियाज़ थे पहले जहाँ पर बहुत ज़्यादा मछली पकड़ी गई हैं, बट आज के समय पर वहाँ पर ना के बराबर है। लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए, अब वहाँ से हटने के बाद में दूसरी जगह पहुँच गए जहाँ पर उनको और ज़्यादा मछलियाँ मिल रही हैं। तो इस प्रकार का एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिल रहा है। जो दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज है वो है हार्मफुल सब्सटेंसेस का पानी के अंदर रिलीज़ होना। जैसे हमारी इंडस्ट्री हो गई या काफ़ी सारे और सेक्टर्स हो गए, वहाँ से बहुत सारा जो पॉल्यूशन है वो निकल रहा है। बहुत सारा प्लास्टिक आज के समय पर वाटर बॉडीज़ में देखने को मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं हमारी एक्वेटिक लाइफ के लिए, यानी कि पानी में रहने वाले प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। और एक चैलेंज अपने आप में ये क्लाइमेट चेंज जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लगातार टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो उसके चक्कर में भी आप कह सकते हो कि जो ये एक्वेटिक पूरा ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं सफ़र करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने फिशरी सेक्टर के बारे में डिस्कस किया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आपसे मेंस में पूछा भी जाता है कि सपोज़ यहाँ पे मेंस में कोई क्वेश्चन बन गया फिशरी सेक्टर को लेकर और आपसे पूछ लिया गया सरकार ने क्या क्या किया है, सरकार के इनिशिएटिव बताओ। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, इसको लेकर यूपीएससी पहले सवाल भी पूछ चुका है। तो ये इनिशिएटिव्स हैं जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, अपने इस फिशरी सेक्टर को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे एक इनिशिएटिव यहाँ पे सरकार का था FIDF, मतलब फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को बनाया गया। दूसरा कदम उठाया गया ब्लू रेवोल्यूशन, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन किया है ना, एग्रीकल्चर के मामले में क्रांति लेकर आए। वाइट रेवोल्यूशन जो हमारा मिल्क सेक्टर है उसमें क्रांति लेकर आए, वैसे यहाँ पे ब्लू रेवोल्यूशन जो कि हमारा ओवरऑल यहाँ पे कह सकते हो जो समुद्र वाली इकोनॉमी है उसके अंदर यहाँ पे क्रांति लाने की बात की जाती है। देन उसके बाद में एक्सटेंशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड लेकर आया गया। देन उसके बाद में मैरीन प्रोडक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी को बनाया गया। तो ये सारे इनिशिएटिव्स है जो कि गवर्नमेंट की साइड से चलाए गए हैं हमारे फिशरी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए। तो ये था ओवरऑल आर्टिकल। तो ये आर्टिकल ऐसे पढ़ना है आपको। आपने ये पढ़ा, लोकेशन भी देख लिया हमने, लोकेशन के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर जान लिया है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है लक्षद्वीप के अंदर में, और उसके बेसिस पर हमने समझा कि आखिरकार इंडिया के लेवल पर जो फिशरी सेक्टर है वो कहाँ पर स्टैंड करता है, हम कैसे एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर हैं, प्लस क्या चैलेंजेस हैं। ये था हमारा पूरा का पूरा 360 डिग्री के अंदर में आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं।
ना यहाँ पर आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से लिंक कर पाओगे। देखो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर एक टिप्पणी आई है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बात बोली है। क्या बोली है? वो बात है बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो बॉडी है जिसका काम है हमारे देश भर में अलग अलग चुनावों को कंडक्ट करवाना। और भी बहुत सारे काम है, आगे मैं आपको बताऊंगा, बट मेन काम क्या है? इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। लेकिन होता क्या कि इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में ना कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं, जैसे कोई बॉडी होती है ना, उसके चेयरमैन होते हैं, वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में जो एक मेन पर्सन होता है वो हो जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इनके अपॉइंटमेंट को लेकर ना पिछले कई समय से बवाल चल रहा है। वैसे तो इनका टेन्योर वगैरह वो क्या है वो सब अभी हम समझेंगे। देखो यहाँ पे बोला यह जाता है कि इनका जो टेन्योर होता है ना वो 6 साल का होता है। ये 6 साल तक सर्व कर सकते हैं इस बॉडी में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि भैया 70 साल निकल चुके हैं, अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति है ना उसको लेकर कोई कानून वगैरह है ही नहीं कि कैसे करना है, मतलब कैसे यहाँ पर इनका अपॉइंटमेंट करना है, कैसे नहीं करना है, उस चीज़ के बारे में कोई क्लियरेंस है ही नहीं पिछले 70 सालों से। और उसके बाद में अभी तक बहुत लंबे समय, मतलब पिछले 10-15 सालों में तो ऐसा हो रहा है ना कि किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसको अपना टेन्योर पूरा करने दिया ही नहीं जा रहा है। कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर 6 साल तक सर्व ही नहीं कर पा रहा है। तो ये बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन की है कि भैया इसके अंदर एक सुधार की आवश्यकता है। और दूसरी जो टिप्पणी यहाँ पर दी है सुप्रीम कोर्ट ने वो ये बोला है कि जो सबसे काबिल आदमी है ना वही यहाँ पर इस पद पर पहुँचना चाहिए, इसको भी इंश्योर करना होगा। तो जो भी बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है उसको यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज़ ने यहाँ पर वेलकम किया है कि हाँ बिल्कुल ये सही बात है और इस मामले को देखना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन के अंदर में अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं इसको लेकर हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। अपॉइंटमेंट करने का यानी कि जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या और दूसरे मेंबर्स हैं, इनको अपॉइंट करने का एक अच्छा प्रोसेस लेकर आना चाहिए ताकि न्यूट्रल तरीके से इनका अपॉइंटमेंट कर सकें और इनको लंबे समय तक जो इनका पूरा टेन्योर है पूरे टेन्योर तक सर्व कर देना चाहिए, है ना, ताकि ये पूरे लंबे समय तक जब तक इनको अपॉइंट किया गया तब तक ये सर्व कर सकें। तो ये मामला यहाँ पर चल रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि इशू क्या है, बट करना क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड डेटा समझना है। थोड़ा सा हम पिछला समझेंगे, उसके बाद यानी कि अपनी थोड़ा सा जो हमारी लक्ष्मीकांत बुक है ना उसके अंदर आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानने को मिलेगा। तो वहाँ के कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो उसके बेसिस पर पहले हम इसको कवर करेंगे तो आपको आर्टिकल और गहराई से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या। तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी यानी कई सारे डिसीजंस ये खुद से ले सकती है, प्लस एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब संविधान में इसके बारे में चर्चा की गई है। इसका काम क्या है? इसका काम है फ्री और फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना, है ना, यानी कि देश भर में इलेक्शंस हो, फ्री तरीके से इलेक्शंस हो, किसी का कोई दबाव ना हो, अच्छे तरीके से सफाई से इलेक्शन हो। पहली बात तो यहाँ पर ऐसा कह सकते हो ये काम करना है ईसीआई का। और ये इलेक्शंस कहाँ पे कंडक्ट करवाता है? हमारे केंद्र सरकार के लिए या राज्य सरकार के लिए? दोनों के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों के लिए यहाँ पर ईसीआई इलेक्शंस को कंडक्ट करवाती है। लेकिन अभी यहाँ पर एक बात और है, एक ट्विस्ट यहाँ पर है। तो वो क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर तो है कि वो क्या कर सके, इलेक्शंस को कंट्रोल कर सके। लेकिन कौन कौन से इलेक्शन? मान लो पार्लियामेंट के अंदर कोई इलेक्शन हो रहा है, स्टेट के अंदर में, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहाँ पर अगर कोई इलेक्शंस हो रहे हैं, या फिर कह सकते हो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए कोई इलेक्शन हो रहा है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई इलेक्शन हो रहा है, तो उन इलेक्शंस को तो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंट्रोल कर लेता है। लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया म्यूनिसिपैलिटीज़ और जो पंचायत वाले इलेक्शंस होते हैं इनको डील नहीं करता, ध्यान रखना। ठीक है, जो अर्बन बॉडीज़ के, शहर में जो बॉडीज़ है ना, म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत आपको स्टेट्स में देखने को मिलते हैं, इनके इलेक्शंस को डील नहीं करता है। इनके इलेक्शंस को छोड़कर बाकी सारे इलेक्शंस डील करता है। आपसे सवाल बन सकता है इस चीज़ को लेकर। लेकिन ये बॉडी पिछले कुछ समय पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में रही है। ऐसा क्यों? बोला ये जा रहा है कि ये बॉडी जब से बनी है, मतलब जब से देश आज़ाद हुआ है ना, पिछले अगर 70 साल या और भी सालों से देख लो, तो कहीं ना कहीं इस बॉडी के ऊपर सवाल यही उठा है कि इसके जो मेन पर्सन होता है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाए, है ना। उनके अपॉइंटमेंट को लेकर कोई भी प्रॉपर कानून वगैरह है ही नहीं। एक प्रॉपर कानून होना चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि हम कैसे इनका अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये कंट्रोवर्सीज लंबे समय से चल रही हैं। अब उसको भी डिटेल से समझने से पहले आपको समझना होगा पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है इसका। तो ये देखो, अगर हम ओरिजिनली बात करें तो ये जो कमीशन है ना, इसके अंदर में पहले स्टार्टिंग में एक इलेक्शन, केवल और केवल एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ, हमने बाद में इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए। हमने क्या किया, इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आए, यानी कि कुछ चेंजेस करे गए इसके अंदर में।
और चेंज करने के बाद में इसको एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, यानी कि एक समय पर केवल इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, लेकिन 1989 के बाद में इसमें हमने कुछ और मेंबर्स को ऐड कर दिया। यानी अब इस कमीशन में एक तो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सबसे बड़े हैं, उसके साथ साथ दो अलग इलेक्शन कमिश्नर्स भी यहाँ पर होते हैं। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन कोई कानून नहीं है कैसे किया जाएगा, बट अपॉइंटमेंट कौन करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स यहाँ पे प्रेसिडेंट हमारे अपॉइंट करते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो नाम की जो बॉडी है, इसमें एक होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दो इलेक्शन कमिश्नर, इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। अच्छा, कितने साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है? तो इनका एक फिक्स्ड टेन्योर है 6 साल का, 6 साल तक अपॉइंटमेंट हो सकता है, या फिर 65 साल तक की उम्र तक, यानी कि जो भी पहले हो जाए, पहले 65 साल के हो जाते हैं या पहले 6 साल टेन्योर पूरा हो जाए, जो भी पहले आ जाए, है ना। तो ये यहाँ पर एक फिक्स टेन्योर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में मेंशन किया गया इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो भी सैलरी मिलती है, जो भी इनको अलग से इंसेंटिव मिलते हैं, वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज के होते हैं, है ना। वैसे बिल्कुल सेम टू सेम इनको भी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अब सवाल ये आता है, सर इलेक्शन कमीशन की पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या इनकी जिम्मेदारियां देखने को मिलेंगी? इनके पास में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने को मिल जाती हैं, जैसे आप कह सकते हो इलेक्शंस को शेड्यूल करना, कब होने हैं, कैसे होने हैं, है ना, उनकी शेड्यूलिंग करना, जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं जो वोट देंगे उनको रजिस्टर करने का काम करना, है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको रिकग्निशन देना, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर कोई सिंबल एलोकेट करना चाहती है, आपने रिसेंटली देखा होगा शिवसेना वाला जो यहाँ पर इशू हुआ था, तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जो सिंबल्स है उनको एलोकेट किया था। तो सिंबल्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन सिंबल देने का काम करना, वो सारा काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। प्लस इसके और भी काम है, जैसे और भी इलेक्शन करवाना, जैसे कोई मान लो पोस्ट इलेक्शन करवाना, या फिर जो बाई इलेक्शंस होते हैं वो करवाना। बाई इलेक्शंस मतलब जो हमारे मेंबर्स होते हैं ना पार्लियामेंट में, अगर मान लो कि मेंबर है, कोई मेंबर है उसकी बीच में मृत्यु हो जाती है, या किसी कारणवश यहाँ पर वो व्यक्ति का जो पोजीशन है या फिर कह सकते हो एरिया है ना वो खाली हो जाता है, तो उस समय पर हाथों हाथ बीच में इलेक्शंस करवा दिए जाते हैं, तो उसको हम लोग बाई इलेक्शन बोलते हैं। तो बाई इलेक्शंस भी यहाँ पर कंडक्ट करवाने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। प्लस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं उससे पहले यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस वगैरह जारी की जाती है कि भैया ये गाइडलाइंस यहाँ पर इन सबको फॉलो करनी है, तो उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सारा काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का देखने को मिल जाता है। लेकिन पिछले समय पर इशू क्या हुआ है, मतलब क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सीज़, क्या क्या प्रॉब्लम्स नज़र आई हैं। पहली प्रॉब्लम है कि सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर है ना वो तो 6 साल का है कि हाँ 6 साल तक ये रह सकते हैं, लेकिन साल 2004 से अभी तक कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसा नहीं बैठा इस बॉडी में जो 6 साल तक रुक पाया हो। 6 साल तक यहाँ पर वो कोई रुका ही नहीं है, ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो, ऐसा यहाँ पर बोला गया। फिर उसके बाद में बोला गया संविधान के अंदर भी ज़्यादा कुछ चर्चा की नहीं गई है। जो आर्टिकल 324 है हमारे संविधान का, वो बात करता है इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में, ठीक है, तो इसके बारे में बात करता है, लेकिन कोई भी प्रोसीजर नहीं बताता है कि भैया हाँ ये तरीका होगा, अगर ये तरीका होगा ऐसे यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। तो कोई भी प्रोसीजर वहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो उसी को लेकर बात किया गया कि भैया एक प्रोसीजर बनाने की ज़रूरत है, एक कानून बनाने की ज़रूरत है कि कैसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया गया कि जैसे मैंने बोला कि जो प्रेसिडेंट है ना वो प्रेसिडेंट ही आज के समय पर अपॉइंट कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर को। तो बोला ये जाता है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमिश्नर वाली जो बॉडी है ना एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ये, और इसमें यहाँ पे हमारी केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। प्रेसिडेंट कौन है? केंद्र सरकार का यहाँ पे व्यक्ति है। तो केंद्र सरकार का ही यहाँ पर आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा रोल इस बॉडी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो बॉडी है ना इलेक्शन कमीशन वाली, इसका झुकाव भी केंद्र सरकार के पास में थोड़ा ज़्यादा रहेगा। जो हम चाहते हैं कि ये बॉडी न्यूट्रल रहे वैसा यहाँ पर हो नहीं पाएगा, तो वो चीज़ भी यहाँ पर मेंशन की गई है। प्लस यहाँ पर ये जो बॉडी है ये हमारे केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है, खासकर फाइनेंस को लेकर। जो भी पैसा इस बॉडी को मिल रहा है वो बेसिकली यहाँ पर केंद्र सरकार के सपोर्ट की वजह से मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कि भले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो, इंडिपेंडेंट बॉडी होने के बावजूद भी जो हमारी केंद्र सरकार है वो इसके सारे फाइनेंसेस को कंट्रोल करती है। जो भी पैसा इसका दिया जाता है इस बॉडी में, जो खर्च जा रहा है, वो सारा का सारा जो काम है वो हमारी केंद्र सरकार के हाथ में देखने को मिल जाता है। फिर एक और इशू देखने को मिलता है वो है लैक ऑफ इंडिपेंडेंट स्टाफ,
क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नाम की जो बॉडी है इसके पास में अपना खुद का स्टाफ तो है नहीं, तो ये लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? केंद्र सरकार की तरफ। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही अपने लोग यहाँ पर बैठा देते हैं। तो कोई भी इंडिपेंडेंट स्टाफ यहाँ पर है नहीं, इन सब का झुकाव कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की साइड में देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो काम चलेगा वो केंद्र सरकार के हिसाब से चलेगा, जबकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि किसी के ऊपर निर्भर नहीं होनी चाहिए। तो ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। अब इसको लेकर ना बहुत सारे अलग अलग सोल्यूशन दिए गए कि सर ये काम कर लेना चाहिए। क्या काम कर लेना चाहिए? तो पहला यहाँ पर आप कह सकते हो कि हम लोगों ने ना मेंशन किया है कि इलेक्शन कमिश्नर्स का जो ये अपॉइंटमेंट है इसको लेकर कुछ प्रोसीजर लेकर आओ। इसको लेकर अलग अलग कमेटी बनाई गई, जैसे जस्टिस तारकुंडे कमेटी बनी 1975 में, दिनेश गोस्वामी कमेटी आई 1990 में, लॉ कमीशन ने 2015 में अपना रिकमेंडेशन दिया। इन सब कमेटीज़ और लॉ कमीशन ने मिलकर अपना रिकमेंडेशन दिया, अपनी राय रखी। क्या बोला कि इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होगा वो अपॉइंटमेंट होना चाहिए एक कमेटी के एडवाइस के बेसिस पर, यानी कि ऐसा ना हो कि डायरेक्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लें। इससे पहले आप एक कमेटी बनाओ और उस कमेटी के अंदर हमारे पीएम हो, लोकसभा के अपोजिशन लीडर हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, ये सब लोग बैठेंगे, तब जाकर पहले कुछ डिसीजन लेंगे, फिर यहाँ पर अपॉइंटमेंट होगा। तो ऐसे यहाँ पर थोड़ा चीज़ें बेहतर चलेंगी। तो एक प्रोसीजर भी यहाँ पर रहेगा कि हाँ इस प्रकार से अपॉइंटमेंट किया जाएगा। प्लस इसके अलावा एक और सजेशन आता है, किसकी साइड से? सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की साइड से यहाँ पर एक और सजेशन आया। इन्होंने क्या बोला कि जो लॉ मिनिस्टर है ना, और साथ ही साथ में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हो गए, इन दोनों को यहाँ पर आ जाना चाहिए। इन दोनों को भी कॉलेजियम बनाना चाहिए। जैसे हमारे जजेस का अपॉइंटमेंट होता है ना कॉलेजियम के माध्यम से, वैसे ही इन इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए कॉलेजियम बना दिया जाना चाहिए। एक कॉलेजियम सिस्टम होगा जो कि इन इलेक्शन कमिश्नर्स को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी देखने को मिलेगी। इससे कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है केवल उनका रोल नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पर, दूसरा जो अपोजिशन पार्टीज उनका भी रोल आएगा। तो ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, तो ये इसमें रिकमेंडेशन आ रहे हैं। इशू क्या आ रहा है वो मैंने आपको समझा दिया। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर इसी मुद्दे को उठाया कि भैया इसके ऊपर सुधार करो। अभी तक कोई लॉ नहीं है तो बट यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे और ऐसे कई क्वेश्चन बने। जैसे आप देख पाओगे मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर, इसका जो रोल है इसको लेकर, है ना, कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर यहाँ पर क्या रोल है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो 2017 में प्रीलिम्स में एक सवाल पूछा गया। प्रीलिम्स में क्या पूछा गया? डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर सवाल पूछा गया। इसको लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए थे, बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक 5 मेंबर की बॉडी है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? चलो मन में देखो स्टेटमेंट सही है या नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होती है वो डिसाइड करती है सारे के सारे इलेक्शन शेड्यूल को, यानी जो भी जनरल और बाई इलेक्शन होने हैं ना, वो सारा डिसीजन लेने का काम हमारे गृह मंत्रालय का है। क्या ऐसा कुछ पढ़ा था आपने? तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम है क्या करना, जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके बीच में कोई स्प्लिट हो गया, पॉलिटिकल पार्टी बट गई है या मिलाना है, तो ऐसे संबंधित जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी विवाद होते हैं, उनको रिजॉल्व करना, उनको हैंडल करने का काम इलेक्शन कमीशन का है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है? तो अगर नीचे ऑप्शन आप देखोगे, ऑप्शंस आपको यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी 3 ओनली। मुझे तो 3 लग रहा है केवल, आपको क्या लग रहा है? 3 लग रहा है, और 3 ही इसका आंसर है, केवल 3 यहाँ पे सही है। क्योंकि हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं कि होम मिनिस्ट्री यहाँ पर डिसाइड करती है इलेक्शन शेड्यूल को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर 5 नहीं, कितने मेंबर्स होते हैं ज़रा बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है। फिर उसके बाद में तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है हमारा वो बिल्कुल सही है। अगर पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित ये पॉलिटिकल पार्टीज बट रही हैं या मर्ज हो रही हैं, इसको लेकर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उनको रिजॉल्व करने का काम ईसीआई के पास में होता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट आर्टिकल। बट इस आर्टिकल को जब आप पढ़ोगे ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब जो मैंने आपको अलग से बताया है वही चीज़ एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी, लिखना वही है। इसी को बोलते हैं करंट को स्टैटिक से लिंक करना, अपने किताबों से लिंक करना। ठीक है, आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 2K प्लस लाइक्स का। आज मैंने 2000 बोल दिया है, 2000 तो वैसे भी आप पहुंचा देते हो, चलो 5000 पहुंचाने हैं, क्योंकि हमारा डेली टारगेट होता है 5K प्लस लाइक्स का। मुझे मॉर्निंग वाला वीडियो याद आ गया। तो 5000 लाइक्स आपको पहुँचाने हैं, क्रॉस करवाना है। ठीक है, कल आपने बहुत ज़्यादा ढील छोड़ दी थी सच में। देखो यार, इतना तो सपोर्ट आप कर ही सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाओगे, वहाँ पे लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, आपको प्रोफाइल मिलेगा। 11,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और आप भी जाकर मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। जो भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं लेक्चर में, आपसे स्टार्टिंग में एक मैप का क्वेश्चन पूछा गया
फिर आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिया गया, उनके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देते रहा करो। कमेंट में एक्टिवेट होना आप लोगों का ज़रूरी है, पता चलता रहता है कौन कौन रेगुलर बेसिस पर आंसर देता रहता है, प्लस वो चीज़ें फालतू नहीं है बिल्कुल भी। जैसे लोकेशन वाइज क्वेश्चन हर साल आता है प्रीलिम्स में, आपको प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो रही है, तो वो यहाँ पर कोई फालतू चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको वो कहीं ना कहीं हेल्प ही करेगा, तो उसको अटैम्प्ट किया करो। नाउ नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा कि अभी ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर इलेक्शन चले, और वो इलेक्शन कहाँ कहाँ पे हुए अभी मैं आपको बताता हूँ। तो नागालैंड में भी यहाँ पर इलेक्शंस हुए। तो नागालैंड में जो इलेक्शन हुए ना, तो इस दौरान नागालैंड को अपनी पहली महिलाएं मिल चुकी हैं एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो एमएलएज हैं ना, एमएलए में अभी तक कोई महिला नहीं हुआ करती थी नागालैंड में, बट अभी जो नागालैंड की असेंबली वहाँ पे टोटल 60 लोग हैं, 60 लोगों को इलेक्ट किया गया है। उसमें यहाँ पर आप कह सकते हो पहली बार, इतिहास में पहली बार जो महिला हैं वो यहाँ पर एमएलए बनी है, इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। और इन महिला का नाम जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो एक का नाम है हेकानी जकालू, फिर एक का नाम है सुलहोतोनु क्रूज। तो ये दो नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये पहली वेमेन हैं जो कि यहाँ पे नागालैंड को एज अ एमएलए मिल चुकी हैं, और पहली बार इतिहास में, इस वजह से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन सी पार्टी है वहाँ पर? नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, एनडीपीपी पार्टी, इसी के ने यहाँ पर जीत हासिल की है। इवन कह सकते हो जो बीजेपी है, बीजेपी यहाँ पे नागालैंड से जीत कर निकली है। वैसे तो इलेक्शन में घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस मोटा मोटा जान लो आखिरकार हुआ क्या, तो मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट बता देता हूँ। तो त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में ये इलेक्शंस हुए। त्रिपुरा में 60 सीटों पर, नागालैंड में 60 सीटों पर, और मेघालय में 59 सीटों पर इलेक्शंस हुए थे। त्रिपुरा में जो बहुमत मिली है वो 31 को, नागालैंड से 31 से बहुमत हुई है, और मेघालय में 30 से। अब बहुमत किसे मिली है? जो सबसे बड़ी पार्टी है त्रिपुरा के अंदर में वो है भाजपा, ठीक है ना, 33 सीटों के साथ में। तो बहुमत को क्रॉस कर चुकी है, भाजपा यहाँ पर रूल कर रही है। नागालैंड में भी यहाँ पर भाजपा जीत कर आई है 37 सीटों के साथ में, और फिर मेघालय में यहाँ पर एनपीपी पार्टी जीती है 26 सीटों के साथ में। हालांकि यहाँ पर एनपीपी भाजपा दोनों मिल रहे थे, बट यहाँ पे भाजपा जो है ना इस वाली पार्टी से अलग हो गया था बीजेपी, बट बीजेपी चाहती थी अपनी सरकार बनाना पूरे मेघालय में, बट यहाँ पे अभी जो है ना जिस पार्टी से अलग हुई है बीजेपी, वही पार्टी जो है जीत गई है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मेघालय में बीजेपी नहीं जीती है, बट त्रिपुरा नागालैंड के अंदर आप देख पाओगे भाजपा ने अपना जो है जो एक तरीके से जीत है वो हासिल कर ली है। अच्छा, ये त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय कहाँ कहाँ पर हैं जहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं? तो ये हमारे ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप देखोगे तो इस प्रकार से आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप नज़र आएगा। और यहाँ पर मेघालय कहाँ पर है? ये रहा मेघालय। मेघालय असम के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है, और नीचे इधर बांग्लादेश है। फिर उसके बाद में इधर यहाँ पर वेस्ट बंगाल आ जाता है, देन इधर यहाँ पर त्रिपुरा आ जाता है, जिनके साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है। सॉरी, मेघालय ना किसके साथ में? बांग्लादेश, असम और त्रिपुरा के साथ में, मिजोरम के साथ में। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे बार बार असम याद आ रहा है सॉरी, जो मेघालय है ना वो केवल बांग्लादेश और असम के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है। मैं बार बार असम की बताने लग रहा था कि असम यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है, यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है, नहीं, मेघालय केवल असम और बांग्लादेश के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है। उसके अलावा मेघालय के बाद आ जाता है त्रिपुरा, त्रिपुरा भी बांग्लादेश, उसके बाद में मिजोरम, देन असम के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है। बात करेंगे नागालैंड की, तो नागालैंड, असम, ऊपर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, इधर मणिपुर और इधर म्यांमार, इनके साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इन पर्टिकुलर स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं। तो कल हमारा एक आर्टिकल रह गया था, फटाफट पहले उसको कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट है, खासकर जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमिक्स। आप इस आर्टिकल को लिंक कर सकते हो, क्या बात की जा रही है। तो फरवरी के महीने में जो पीएमआई है, पीएमआई मतलब क्या होता है? परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ठीक है। तो पीएमआई ने क्या बताया है कि फरवरी के महीने में जो मैन्युफैक्चरिंग है ना वो हमारी बढ़ती हुई नज़र आई है। तो हम परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स से क्या पता लगाते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है वो हमारा किस प्रकार से चल रहा है। तो फरवरी के महीने में ये ग्रो किया है, ऐसा यहाँ पर बोला गया, ठीक है। और इसमें कौन कौन से सेक्टर हैं? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, फूड स्टफ, मेटल्स हो गए, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। लेकिन हमने कैसे पता लगाया? ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या है, कैसे ये पता लगाता है, कौन इसको रिलीज़ करता है, ये बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसको जानने के लिए आप स्क्रीन पर नीचे देखो, मैं आपको समझाने वाला हूँ परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर एक सर्वे है, ये एक सर्वे किया जाता है। अब सर्वे कैसे किया जाता है? लोगों से पूछताछ की जाती है, वैसे यहाँ पर ये भी होता है। मतलब जो भी हमारे बिजनेस होता है ना, उन बिजनेस से पूछा जाता है कि आपका पिछले महीने के कंपैरिजन में इस बार का कैसा मैन्युफैक्चरिंग रहा है या फिर कैसा चला है बिजनेस। तो ऐसा यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। अब पूछने के बाद में जो लोगों के स्टेटमेंट्स होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, और उसी स्टेटमेंट के बेसिस पर इस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को तैयार किया जाता है,
ठीक है। और ये जो इंडेक्स है वो क्या दिखाता है, हमें हमारी इकोनॉमी की मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार से ग्रो कर रही है या सर्विस सेक्टर कहाँ पर स्टैंड करता है, वो चीज़ें दर्शाता है। नाउ परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का जो मेन पर्पज़ है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, वो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। किस चीज़ को लेकर, कि हमारे बिजनेस लेवल किस प्रकार से अभी के समय पर देखने को मिल रहे हैं, हमारे देश में बिजनेस कंडीशंस क्या हैं, है ना। इन चीज़ों को यहाँ पर इनकी रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाने का काम करता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, क्योंकि इन्हीं से जो चीज़ें वो पूछी जाती हैं कि पिछले महीने कैसा चल रहा था आपका काम, इस महीने कैसे चल रहा है, फिर यहाँ पर ये लोग इस सर्वे को पब्लिश करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखो, इसको सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके लिए अलग आता है, सर्विस सेक्टर के लिए अलग आता है। नाउ ये जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है ना, ये नंबर देता है 0 से लेकर 100 के बीच में यहाँ पर जो नंबरिंग है वो प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि सपोज जो नंबर है, किसी महीने को जो नंबर है ना वो मिल गया, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ने 50 नंबर दे दिया, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, देखो हमेशा जब भी 50 से ऊपर स्कोर आता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में, तो इसका मतलब है वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करी है, जो हमारे बिजनेस सेक्टर्स हैं वो ग्रो करें हैं। जब भी 50 से ज़्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है, तो या फिर आपके केवल 50 मिलेगा तो कह सकते हो कि वहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसा पिछले महीने था वैसे ही अभी यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स पिछले महीने का ज़्यादा है, इस महीने का कम है, तो वो क्या दर्शाएगा, वो दर्शाएगा कि इस महीने हमारी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी गिरती हुई नजर आई है, क्योंकि पिछले महीने अच्छी थी, पिछले महीने बिजनेस की कंडीशंस अच्छी थी, इस महीने बिजनेस की कंडीशंस बेकार हैं, क्योंकि बिजनेस की कंडीशन को ही तो ओवरऑल दर्शाता है ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ये रिलीज़ कब होता है, महीने के स्टार्टिंग में। तो महीने का स्टार्टिंग तो ये भैया फरवरी का है ना, क्योंकि यहाँ पर पिछले महीने का ये अगले महीने रिलीज़ होता है। जैसे जनवरी का फरवरी में रिलीज़ होगा, फरवरी का मार्च में, तो अभी मार्च की शुरुआत ही तो है। इवन कल रिलीज़ हो चुका था, ये कल का डेटा है, तो कल 2 तारीख थी, कल ही रिलीज़ हो चुका था। तो फरवरी का जो डेटा है वो मार्च की स्टार्टिंग में रिलीज़ हो गया, और मार्च का जो डेटा है वो कब रिलीज़ होगा, अप्रैल की स्टार्टिंग में। तो ऐसे यहाँ पर शुरुआत में ही रिलीज़ हो जाता है, महीने की स्टार्टिंग में यहाँ पर रिलीज़ होता है, ध्यान रखना। तो हर महीने की शुरुआत में ये डेटा रिलीज़ हो जाता है, और क्या दर्शाता है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किस लेवल पर चल रही है। प्लस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को तैयार कौन करता है, कंपाइल कौन करता है, इसको तैयार किया जाता है IHS मार्केट के थ्रू, ध्यान रखना, ठीक है। अब IHS मार्केट क्या है, एक ग्लोबल लीडर है, पूरी तरह से एक दुनिया भर में एक लीडर की तरह इसको देखा जाता है इन्फॉर्मेशन के मामले में, इन्फॉर्मेटिक्स के मामले में, ठीक है। बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। अब आपने परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के साथ साथ एक और पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ा था IIPP के बारे में। ये भी हमारी इकोनॉमी को ही दर्शाता है कि इकोनॉमी किस लेवल पर चल रही है, बट दोनों के बीच में ना थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे हमारा जो IIP होता है ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये दर्शाता है कि हमारे इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को कवर करता है बड़े लेवल पर, जबकि जो हमारा PMI होता है ना, ये छोटे लेवल पर चीज़ों को कवर करता है। तो IIP थोड़े ब्रॉडर वे में यहाँ पर चीज़ों को डिटेल से कवर करता हुआ नजर आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर हम इसको क्यों लेकर आते हैं, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहली चीज़ तो आपको ये क्या करेगा, एक अपनी इकोनॉमी के प्रति एक एक्सपेक्टेशन देगा, क्योंकि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या करता है, आपको बिजनेस एक्टिविटीज़ बता रहा है कि बिजनेस लेवल किस प्रकार से चल रहा है आपके देश में। तो आपको एक रिलायबल एक्सपेक्टेशन आ जाएगा, आप एक अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि कैसे हमारी इकोनॉमी चल रही है और आगे कैसे ग्रो करेगी, ठीक है। इकोनॉमी एक्टिविटी कैसे रन कर रही है उसको लेकर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी यहाँ पर मिल जाती हैं, और महीने के स्टार्टिंग मिल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, उसके हिसाब से आगे यहाँ पर आप चीज़ों को डील कर सकते हो, ठीक है। आपकी डिसीजन मेकिंग में मदद कर सकता है ना। तो ये आप कह सकते हो इकोनॉमी को लेकर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब पहले चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। अच्छा, बिजनेस पेज पर ही ना एक और छोटा सा आर्टिकल ये दिख रहा है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है ऐसे आर्टिकल पब्लिश होते रहते हैं कि हमारी GDP ग्रोथ इतनी होगी उतनी होगी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारी GDP ग्रोथ है ना इस साल, तो इस साल में लगभग 7% को बीट कर सकती है ग्रोथ, ऐसा यहाँ पर हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने मेंशन किया है। बट मैंने फिर से बोला, काम की चीज़ नहीं है, ये हमेशा बदलता रहता है, तो आपको ऐसे आर्टिकल कभी ज़्यादा दिमाग मार के पढ़ने नहीं हैं। नाउ आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। तो आज 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है हमारे पास में। एक एडिटोरियल यहाँ पर यह है, मार्टिन रेजर साहब ने लिखा है। दूसरा एडिटोरियल हमारे पास में आ जाता है यहाँ पर ये वाला, ठीक है, क्योंकि आज एडिटोरियल कम है, फ्राइडे में वैसे भी कम आते हैं। तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर पूरे पेज पर श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस को कवर किया गया है कि लगभग इतना समय हो चुका है, तो इसका रिजल्ट क्या निकला है, फिर उसके बाद में इकोनॉमिक क्राइसिस हुई कैसे थी, क्या रीजंस थे, वो यहाँ पर समझाए गए हैं। तो आज का जो मेंस आंसर राइटिंग है ना, जो मेंस का क्वेश्चन होता है, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। जब मैं श्रीलंका वाला आर्टिकल डिस्कस करूंगा ना, तो डिस्कस करने से पहले आपको मेंस का क्वेश्चन दूंगा, तब आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। बट अभी के समय पर पहले हम इस वाले एडिटोरियल को कवर करते हैं।
ये एडिटोरियल मार्टिन रेजर साहब के थ्रू लिखा गया है। और ये कौन है? ये साउथ एशिया के वाइस प्रेसिडेंट है। देखो इस आर्टिकल में प्रॉपरली और कह सकते हो बहुत ध्यान से, सटीकता से साउथ एशिया के ऊपर फोकस किया गया है कि भैया साउथ एशिया में हमें काफ़ी सारे सुधार की आवश्यकता है। साउथ एशिया में यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट की आवश्यकता है, मानव का विकास करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग काफ़ी पीछे रह चुके हैं लर्निंग के मामले में या बाकी सारी चीज़ों के मामले में। तो यहाँ पे ग्रो करना है। पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए साउथ एशिया क्या है आखिरकार। देखो दोस्तों, जब भी मैं साउथ एशिया की बात करूँगा ना, तो साउथ एशिया का मतलब क्या क्या होगा। ये जो रीजन है पूरा, ये साउथ एशिया है, जहाँ पे 8 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारे जो देश हैं ये साउथ एशिया वाले रीजन में आते हैं। तो जब भी मैं साउथ एशिया वर्ड यूज़ करूँगा तो समझ लेना मैं इन 8 देशों की बात कर रहा हूँ। इस वजह से मैंने आपको ये पहले ही मैप दिखाया है, क्योंकि इन 8 देशों की कंडीशंस के बारे में राइटर ने चर्चा की हुई है। तो राइटर साहब शुरुआत कैसे करते हैं? इनका कहना यहाँ पर यह है कि पिछले कुछ सालों में आप देखोगे जो कंडीशंस हैं वो दुनिया भर की बेकार होती हुई नजर आई है, काफ़ी सारे कारणों की वजह से। नंबर 1 कारण हो गया हमारा पैंडेमिक। कोविड की वजह से दुनिया भर में बहुत सारे इश्यूज़ हुए, सबको पता है। फिर उसके बाद में पैंडेमिक की वजह से जो कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमीज़ वगैरह वो पूरी तरह से ठप हो गई, स्लो डाउन हो गई, है ना। फिर इसके अलावा एक और रीज़न है, वो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, यानी कि क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम, लगातार टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना। इसके भी बहुत बुरे इंपैक्ट पड़ रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से कई सारे समुद्र के लेवल बढ़ते चले जा रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेदर इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, खतरनाक इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। और ये जो खतरे हैं ना, ये कहीं ना कहीं साउथ एशिया के ऊपर, साउथ एशिया यानी कि वही 8 कंट्रीज़, साउथ एशिया के ऊपर थोड़ा ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा है इन चीज़ों का, ऐसा यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। इनका कहना यह है कि अगर हम केवल कोविड की बात करें, कोविड-19 की बात करें, तो केवल कोविड की वजह से ही मिलियंस ऑफ लोगों की जो जान है ना, वो रिस्क में पहुंच गई है साउथ एशिया में। इसका इम्पैक्ट अभी तक लोग झेल रहे हैं, इसका इम्पैक्ट अभी तक लोगों के ऊपर पड़ा है। जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वैसा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में, यानी कि 2019 से पहले जितनी तेज़ी से साउथ एशिया डेवलप हुआ था ना, कोविड के बाद उतनी तेज़ी से यह गिरा है और अब यहाँ पर वापस से खड़े होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब राइटर बोलते हैं ये ना बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है या दुख वाली बात है कि इस पूरे रीजन में, पूरे साउथ एशिया में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? नॉलेज की प्रॉब्लम है, स्किल्स की प्रॉब्लम है, उसके बाद में हेल्थ सेक्टर को लेकर प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। और लोगों को क्या चाहिए आज के समय पर? नॉलेज, स्किल और हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इन्हीं चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। और यही चीज़ें क्या करती हैं? ह्यूमन कैपिटल को दर्शाती हैं कि मानव की जो कैपेबिलिटीज़, उसकी क्षमताएं कितनी हैं, उसके पास में स्किल्स कितनी है, उससे पता चलता है। उसकी हेल्थ कैसी है, उससे पता चलता है। उसकी कितनी नॉलेज है उसके पास में, उससे पता चलता है। लेकिन यही क्षमताएँ बहुत ज़्यादा कम हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसी भी देश के लिए। अगर वो देश संकट में पहुँच जाए तो वो रिकवर कर सकता है, अगर उस देश के लोगों के पास में ये 3-4 चीज़ें हैं तो यही बोला गया कि अगर आपको आने वाला फ्यूचर जनरेशन जो है साउथ एशिया का, वो अगर बचाना है तो उसके लिए सरकार को साउथ एशिया को लेकर बहुत ज़्यादा अर्जेंट पॉलिसीज़ को लाने की आवश्यकता है। ठीक है, जो अर्जेंट पॉलिसी है वो चाहिए, और प्लस ह्यूमन कैपिटल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो करने की आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया। बात क्लियर हुई? एक पैरा हुआ हमारा ख़त्म। दूसरे पैरा में ये मेंशन करते हैं एन अंडर यूटिलाइज्ड एसेट, मतलब साउथ एशिया के जो लोग हैं ना, वो एक सबसे बड़े एसेट है। लोग जो हैं साउथ एशिया के अंदर में, वो एक सबसे बड़े पूंजी है, सबसे बड़ा एसेट वही हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? कि वो वेस्टफुल हैं। अभी तक उनका प्रॉपर यूज़ नहीं किया जा रहा है, सही से यूज़ नहीं किया जा रहा है। इस सेंस मतलब किस सेंस में बात करी जा रही है? उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। साउथ एशिया की आधे से ज़्यादा जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसकी उम्र 24 साल से कम है। 24 से अंडर वाले लोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। 1 मिलियन से ज़्यादा लोग कह सकते हो कि हर महीने कहीं ना कहीं लेबर फोर्स में आते रहेंगे आने वाले साल 2030 तक, ऐसा बोला जा रहा है। साल 2030 तक हर महीने 1 मिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में आने लगेंगे, यानी कि काम करने लायक रहेंगे। बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर ऐसे कह सकते हो जो यूथ, जो जवान लोग हैं ना, नौजवान लोग, वो बहुत ज़्यादा हैं साउथ एशिया वाले रीजन में। प्लस उसके बाद में बोला गया ये जो रीजन है ना, ये इससे बहुत सारा पोटेंशियल निकाला जा सकता है, बट यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। साउथ एशिया आज के समय पर घर है, किन चीज़ का घर है? दुनिया की जो स्टंटेड चिल्ड्रन है ना, स्टंटेड और वेस्टेड चिल्ड्रन, मतलब ऐसे बच्चे जिनकी उम्र के हिसाब से उनका वेट कम होता है,
ऐसे बच्चे जिनकी उम्र के हिसाब से उनका वज़न बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपरली फूड नहीं मिल पाया। फूड नहीं मिल पाया मतलब उनको मालन्यूट्रिशन से सफ़र करना पड़ रहा है, कुपोषण से सफ़र करना पड़ रहा है। तो दुनिया की जब लगभग 1/3 ऐसी जो बच्चों की संख्या है ना, वो केवल और केवल साउथ एशिया के अंदर में है। यानी कि साउथ एशिया में इस प्रकार की मालन्यूट्रिशन वाली जो कंडीशन है ना, वो काफ़ी बड़े लेवल पर है। ये बात राइटर कहना चाहते हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने बोला कि क्वांटिटी और क्वालिटी की जब आप बात करते हो ना, तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग आपको देखने को मिल जाती हैं। साउथ एशिया की जीडीपी बेहतर तरीके से काम कर सकती थी, बट यहाँ पर सही से कदम नहीं उठाए गए। प्रॉपर पॉलिसीज़ ना होने की वजह से हमारी जीडीपी ग्रो नहीं कर पाई। जबकि अभी भी अगर हम प्रॉपर पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो अभी भी साउथ एशिया की जो जीडीपी है वो डबल हो सकती है, ऐसा ये बोलते हैं। फिर उसके बाद में राइटर ने बोला कि अब देखो बोलना पड़ेगा हमें, लेकिन ये मतलब कड़वा सच्चाई है, लेकिन सच्चाई है। साउथ एशिया की जो सरकार है ना, उनका जो खर्चा है अपने देशों के ऊपर वो बहुत कम है। क्योंकि जब इन देशों की जब आप जीडीपी देखोगे ना, तो वो अपने जीडीपी का केवल और केवल ये 1% अपने हेल्थ के ऊपर खर्च कर रहे हैं। जबकि साउथ एशिया से बाहर आप दूसरे देशों में जाओगे, चाइना को देखोगे, बाकी कंट्रीज़ को देखोगे, तो अपने जीडीपी का अच्छा खासा खर्चा हेल्थ सेक्टर के ऊपर कर रहे हैं। और अगर किसी देश में हेल्थ सेक्टर ही अच्छा नहीं है, तो लोगों की हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी, वो यहाँ पर आप खुद ही समझो। तो ये मेंशन किया गया यहाँ पे लोगों का हेल्थ सेक्टर के ऊपर काफ़ी कम खर्चा है। इवन एजुकेशन के ऊपर जो खर्चा कर रही है सरकार ना, वो अपने जीडीपी का केवल और केवल 2.5% कर रही है। जबकि यूएसए या बाकी सारी कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका अपनी जीडीपी का बहुत ज़्यादा प्रतिशत खर्चा जा रहा है पैसा एजुकेशन के ऊपर में। फिर उसके बाद में दुनिया भर में जो आप देखोगे, जो ग्लोबल एवरेज चल रहा है आज के समय पर हेल्थ के मामले में, मतलब कि एवरेज आप देखोगे ना, ज़्यादातर कंट्रीज़ अपने जीडीपी का लगभग 5.9% पैसा खर्च रही हैं अपनी हेल्थ के ऊपर में, अपने देश के हेल्थ सेक्टर के ऊपर में। और ज़्यादातर कंट्रीज़ पता है एजुकेशन के मामले में 3.7% तक अपने जीडीपी का पैसा खर्च कर रही हैं। तो ये साउथ एशियन कंट्रीज़ काफ़ी पीछे हैं ये पैसा खर्च करने में। और जब तक पैसा ये खर्च नहीं किया जाएगा हेल्थ सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर में, तब तक यहाँ पर नए नए इनोवेशंस होंगे ही नहीं, नई नई चीज़ें हमारे पास में मिलेंगी नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया गया, इन सब चीज़ों के अलावा जो कोविड-19 पैंडेमिक है ना, उसने यहाँ पर और कमर तोड़ दी। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से लगभग आप कह सकते हो 35 मिलियन, कितने 35 मिलियन के आसपास जो लोग हैं ना, वो गरीबी में आ गए, जो कि मिडिल क्लास में आते थे। और जो गरीबी में थे वो बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, गरीबी की रेखा से नीचे चले गए। ये हालत यहाँ पे साउथ एशिया में देखने को मिली है। तो इम्पैक्ट जो है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बुरा देखने को मिला है, ऐसा राइटर ने मेंशन किया। लेकिन दुनिया भर में, लेकिन देखो एक चीज़, एक इशू और है। इशू क्या है? जब आप पूरे दुनिया भर को देखोगे ना, तो पूरे दुनिया भर में कोविड के समय पर जो एवरेज स्कूल जो बंद रहे थे ना, वो केवल 141 दिन तक बंद रहे थे। 141 दिन तक स्कूल बंद रहे। लेकिन इंडिया में या पूरे साउथ एशिया वाली कुछ कंट्रीज़ में आप देखोगे तो पता है कितने दिन स्कूल बंद रहे हैं? राइटर ने बोला 225 दिन तक यहाँ पर स्कूल बंद रहे, 225 डेज तक। तो स्कूल बंद करने वाला जो यहाँ पर दिन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, काफ़ी लंबी देरी हो गई। मतलब कह सकते हो कि लमसम 2 साल के लिए यहाँ पर स्कूल बंद कर दिया गया। बट इसको अभी भी यहाँ पर कम करके ही दिखा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो काफ़ी लंबे समय तक, ये तो 225 दिन उन्होंने कम बता दिए। और काफ़ी समय तक ना बहुत सारे स्कूल्स ओपन ही नहीं हुए थे पेरेंट्स की वजह से। उनका कहना ये था हमारा बच्चा ये, हमारा बच्चा वो। जबकि यहाँ पर दूसरे स्कूल्स को जब आप देखोगे बाहर, वहाँ पे 141 दिन तक बंद रहे, उसके बाद स्कूल्स ओपन हो गए। तो इससे क्या हुआ? तो ये जो बच्चे ज़्यादा टाइम तक घर पे रह गए ना, इसके चक्कर में उनको लर्निंग लॉस देखने को मिला। यानी कि बच्चे सही से यहाँ पर जो पढ़ाई है वो प्रॉपरली कर नहीं पा रहे हैं। और इवन प्रॉब्लम पता है क्या देखने को मिली? जब ये बच्चे स्कूल पहुँचे ना, तो इन बच्चों से यहाँ पर एक सर्वे किया गया इनका, और सर्वे में पता ये चलता है कि ज़्यादातर बच्चे, मतलब कह सकते हो कि जो एक सिंपल टेक्स्ट होता है ना, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। अपनी क्लास की किताब की जो एक पेज है उसको भले ही वो पढ़ लें, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। यानी कि उनके अंदर क्षमता नहीं है, ना ही पढ़ने की क्षमता आ रही है, ना ही यहाँ पर उन चीज़ों को समझने की क्षमताएं आ रही हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये साउथ एशिया रीजन में है। साउथ एशिया में लगभग यहाँ पे कह सकते हो 10 साल तक की जो उम्र का बच्चा है ना, वो सही से ना तो पढ़ पा रहा है और ना ही चीज़ों को समझ पा रहा है। ये बात यहाँ पे राइटर ने मेंशन की है। इसकी चक्कर में जो लर्निंग है लोगों की, बच्चों की, वो ख़राब हो चुकी है। और बच्चे ही आने वाले समय का फ्यूचर हैं। फ्यूचर तो बच्चे ही हैं ना, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं देश के लिए आगे, या इस पूरे रीजन के लिए आगे बहुत ख़तरनाक होने वाली है। इवन राइटर ने बोला, अगर हम एग्जाम्पल लें बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश में जो पुअर स्टूडेंट्स हैं ना, ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते चले गए, और ये स्टूडेंट्स की लर्निंग लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है। आज के समय पर बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं बांग्लादेश में जो कि यहाँ पर चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, अधिकतम से ज़्यादा हैं, आधे से ज़्यादा हैं। ठीक है। और
प्रॉब्लम पता है ये है कि चलो एक समय बाद जब ये चीज़ें देखी जाती है तो उसके बाद में रिकवर किया जाता है, बट अभी तक कोई भी ऐसी रिकवरी नहीं देखने को मिली है, ऐसा यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर इनका क्या कहना है, इनका कहना यह है कि देखो ये इतनी प्रॉब्लम्स जो है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता दी हैं, ये प्रॉब्लम्स बहुत हैं चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन अब इन साउथ एशियन कंट्रीज़ को जागना होगा, इनकी सरकार को थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा, यहाँ की गवर्नमेंट को थोड़ा सा बच्चों के ऊपर जो इनकी लिटरेसी है उसको इम्प्रूव करना होगा। बच्चों को थोड़ा पढ़ने के लिए नई पॉलिसीज़ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बच्चों का फाउंडेशन क्लियर नहीं है, जब बच्चों का बेस क्लियर नहीं होता है ना, ज़बरदस्ती उसको पास कर करके स्कूल वाले दूसरी क्लास में पहुंचा देते हैं, ज़बरदस्ती, है ना। बच्चे को अपनी पहले वाला पूरे साल का जो क्लास में जो भी पढ़ा उसे कुछ नहीं पता होता है, बस वो रट कर अपना एग्ज़ाम देकर जैसे तैसे, और अगर गलत नंबर भी है तो भी खींच खांच कर उसको पास करके आगे भेज दिया जाता है। बच्चों को कुछ सिखाया ही नहीं जा रहा है, ठीक है। और इससे क्या होगा, ऐसे उसको आगे बढ़ावा देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, एक के बाद एक क्लास वो पास करता रहेगा, उसका 12th आ जाएगी और पता ही चलता है उसने पिछले पूरे साल कुछ यहाँ पर पढ़ा ही नहीं है। जो भी यहाँ पर ये पढ़ाई करता हुआ है शुरू से लेकर, उसे मैथ्स नहीं आ पा रही है। राइटर ने यहाँ पर मेंशन किया है, आप देखोगे ना कि एक बड़ी क्लास का बच्चा छोटी क्लास के बच्चे का मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है। ये हालत साउथ एशियन कंट्रीज़ में नज़र आ रही है, क्योंकि उसको खुद यहाँ पे अपनी क्लास में जो पढ़कर आया है ना, वो वहीं पर उसने जो मैथ्स प्रॉब्लम्स है वो सही से नहीं की गई हैं, उसको नई चीज़ों जो चीज़ें हैं ना उसको सही से सिखाई नहीं गई हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। एक स्टडी आई है वर्ल्ड बैंक की साइड से, उस स्टडी का नाम है कोलैप्स एंड रिकवरी। उस स्टडी ने यहाँ पर एनालाइज़ किया कि कोविड का इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ा है, यंग पीपल के ऊपर तो पड़ा है, लेकिन साथ साथ में बच्चों के ऊपर ज़्यादा पड़ा है, और इससे मानव का जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से रुक सा गया है। हमारा हेल्थ सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर, स्किल सेक्टर, ये सभी चीज़ें ना बुरी तरह से सफ़र कर रही हैं, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे इसका सुझाव क्या है, सजेशन क्या है, क्या बोलते हैं राइटर। उनका कहना यहाँ पर यह है कि अगर आप आगे का रास्ता देखोगे तो साउथ एशिया देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम में चल रहा है, ये तो हमने देखा। जो अगला क्राइसिस है वो और बड़ा हो सकता है, उससे पहले ही हम लोग को एक रोबस्ट, एक मजबूत ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम की ज़रूरत है। किस चीज़ की, एक मजबूत ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, जो कि इन लोगों के ऊपर ध्यान दे सकें। एंश्योर करना होगा हमारा हेल्थ सेक्टर अच्छा हो, लोगों की जो ज़िंदगी हम उनको बचा सकें, है ना। तो प्रॉपरली यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ों को बदलना पड़ेगा पूरे साउथ एशियन रीजन में, ये चीज़ इन्होंने मेंशन की है। आई होप गाइज आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है, काफ़ी सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी हैं। जो भी इनके मेन पॉइंट्स हैं बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब अगले एडिटोरियल को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर आप इसके ऊपर थोड़ा सा नज़र मारो। आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से आप पहले यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर चुके हो तो आज भी आराम से अटैम्प्ट कर पाओगे। अच्छा, किसी को नहीं पता इसके बारे में कुछ भी, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आज का मेंस का क्वेश्चन बोलता है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका। श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हैं ना, उसके पीछे के कारण क्या है, प्लस इंडिया इससे क्या सीख सकता है, वो आपको समझाना है। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना और वहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग या मेंस ग्रुप लिखोगे तो आपको फुल फॉर्म लिखना है। वैसे चैनल मिल जाएगा, 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, आंसर्स लिख रहे हैं। आप भी अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। आंसर को लिखकर जब सबमिट करोगे ना, तो एक छोटा सा काम और करना, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे, आपको भी सामने वालों को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर पाओगे। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती तो आप उनको बता सकोगे कि यहाँ पर आपको एक सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला एडिटोरियल। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल बात करता है यहाँ पर ये वाला, द आफ्टर मथ ऑफ श्रीलंकाज इकोनॉमिक क्रैश, ठीक है। श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे आया, पहले तो वो समझाया गया इस आर्टिकल में, फिर समझाया गया कि अभी यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या है, मतलब इतने समय बाद क्या हालात है वहाँ पर, वो समझाया गया। तो पहली बात, आओ पहले हम समझते हैं श्रीलंका की इकोनॉमी के बारे में। देखो, श्रीलंका जब आज़ाद होता है 1948 में, क्योंकि श्रीलंका भी ब्रिटिशर से कब्जे में था, तो श्रीलंका जब आज़ाद हुआ ना, आज़ादी के बाद में श्रीलंका एग्रीकल्चर के मामले में तेज़ी से ग्रो करता हुआ चला गया। एग्रीकल्चर के मामले में जैसे चाय पत्ती हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, मसाले हो गए, इनको बहुत तेज़ी से यहाँ पे श्रीलंका ने ग्रो किया और फिर इनको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और एक्सपोर्ट कर कर यहाँ पर इनकी जो इकोनॉमी है, मेजर इकोनॉमी, वो इन्हीं चाय पत्ती, कॉफ़ी, रबर, स्पाइसेस, इनके ऊपर डिपेंड होने लगी। काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से ये लोग पैसा कमाने लगे। फिर धीरे धीरे यहाँ पर श्रीलंका ने टूरिज़्म को स्टार्ट किया, फिर टूरिज़्म के माध्यम से पैसा आने लगा। फिर यहाँ पर श्रीलंका के जो लोग हैं वो दुनिया भर में जाने लगे अलग अलग देशों में,
वहाँ से पैसा कमा कमा के यहाँ पर श्रीलंका में भेजने लगे। तो देश की आज़ादी के बाद में इस तरीके से यहाँ पर श्रीलंका की जो इकोनॉमी वो धीरे धीरे ग्रो करती चली गई और इनके पास में कुछ एक्सचेंज रिजर्व इकट्ठा हुआ और ये आगे आ गए। बट अब क्या है, अब आप देखोगे प्रॉब्लम्स यहाँ पे पिछले कुछ समय पर थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। श्रीलंका ने लगभग 1965 से क्या किया, बहुत सारे लोन्स उठा लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। बहुत सारे, लगभग कह सकते हो 16 लोन उठाए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, यहाँ पे बोला जा रहा है। और जो लोन है ना, अब लोन यहाँ पर इन्होंने क्यों उठाया था, क्योंकि इनका जो बजट है वो गड़बड़ा रहा था इनके देश का, तो इस चक्कर में लोन उठाया। अब लोन उठाने के बाद में इन्होंने क्या किया, वो पैसा भी सारा का सारा खा गए। अब वो लोन भी चुका नहीं पा रहे हैं। रीज़न क्या था, रीज़न क्या था, श्रीलंका की सरकारें जो आई ना, उन्होंने क्या किया, फ्री में अपने लोगों को, अपने नागरिकों को फ्रीबीज देने का काम किया। फ्रीबीज देने का समझ रहे हो, मतलब फ्री में, जैसे आज के समय पर बोला जाता है ना बिजली पानी और ये सारी चीज़ें फ्री में दी जाएंगी, तो वैसे यहाँ पर फ्री में देने के बारे में चर्चा की गई है। और फ्री में दिया गया, लोगों को बहुत कुछ फ्री में प्रोवाइड करवाया गया। सरकार अपनी तरफ से खर्च करती चली गई, सरकार की कमाई कोई हो नहीं रही थी और फ्री में यहाँ पर लोगों को ये सुविधाएं प्रोवाइड करवाती चली गई इलेक्शन के चक्कर में, अपने वोट बैंक के चक्कर में। हुआ क्या, हुई ये हालत, जो ये पैसा लोन पर लेते चले गए ना, वो भी खाते चले गए और इनके पास में कोई रेवेन्यू जनरेशन यानी कुछ कमाया नहीं, लोन लिया वो भी खा गए। फिर उसके बाद में यहाँ पर हालात इनके बहुत ज़्यादा बदतर होने लगे। फिर आप कह सकते हो 2016 आ गया, मतलब 2016 आ गया। ऐसे काम करते करते इन्होंने लोन्स अलग अलग जगह से उठाने स्टार्ट किए, चाइना से लेना स्टार्ट किया, बहुत सारे देशों से लोन स्टार्ट कर दिया। बीच बीच में इनको काफ़ी मदद की ज़रूरत पड़ी, इंडिया ने काफ़ी मदद की है बीच में। लेकिन अब 2016 से 2019 के बीच में हालात बहुत ज़्यादा बदतर हो गए। 2016 से 2019 के बीच में इस देश को सपोर्ट करने के लिए $1.5 बिलियन दे दिया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कि चलो भाई ये कुछ पैसा दे रहे हैं, आप अपने देश को थोड़ा सा बचा लो। ठीक है, चलो ये पैसा आ गया। लेकिन अब 2019 के अंत में आ जाता है कोरोना। कोरोना के बाद में श्रीलंका की कमर पूरी तरह से टूट गई। कोरोना के बाद में दुनिया भर में लग गया पूरी तरह से लॉकडाउन। लॉकडाउन लगने के बाद में कोई यहाँ पर इस देश से व्यापार नहीं हो पाया, कोई टूरिज़्म नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने बोला ना श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो 3-4 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट थी। पहली बात तो ये चाय की पत्ती, कॉफ़ी और रबर, ये चीज़ एक्सपोर्ट क्या करते थे, तो पहली चीज़ तो इसके ऊपर असर पड़ गया क्योंकि दुनिया भर में व्यापार बंद हो गया था कोविड के चक्कर में। दूसरी चीज़ क्या थी, दूसरा यहाँ पर था, मैंने बोला श्रीलंका की इकोनॉमी टूरिज़्म के ऊपर डिपेंडेंट थी, तो कोरोना में टूरिज़्म भी ख़त्म हो गया, है ना, टूरिज़्म भी ख़त्म हो गया। लोग कहाँ आ जा रहे थे घूमने के लिए, कोई घूमने के लिए कोई घर से नहीं निकल रहा था, तो घूमने एक दूसरे के देश में कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल गई। तो इनकी इकोनॉमी के ऊपर एकदम फट से एक और ज़्यादा कह सकते हो ना, एकदम से अटैक एक और हो गया। और टूरिज़्म इनका पहले से अफेक्ट होता हुआ नजर आ गया था क्योंकि 2019 में इनकी इकोनॉमी की सिचुएशन ख़राब थी ही, लेकिन अप्रैल में क्या हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था श्रीलंका में, चर्च में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए और बॉम्ब ब्लास्ट की पूरी सीरीज़ चली वो, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों ने वहाँ पे घूमना जाना पसंद ही नहीं किया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब घूमना जाना पसंद नहीं किया तो लोग घूमने नहीं गए। अब लोग घूमने जाते पहले तो पैसा वगैरह वहाँ पे खर्च करते, उस देश के पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व धड़ाम से गिर गया नीचे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, सरकारें आई, और सबसे बड़ी बात पता है, जो राजपक्सा साहब की सरकार थी ना, ये पूरा का पूरा इन्होंने परिवार लेकर बैठा दिया था पूरे सरकार में, फाइनेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, सारे के सारे इनके फैमिली वाले लोग देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारा यहाँ पर क्या किया गया, बहुत सारा पैसा यहाँ पर इनके थ्रू खाया भी गया, जिसके चक्कर में अगेन लोगों तक यहाँ पर कोई सुविधा नहीं पहुँची और इस देश की जो इकोनॉमी वो पूरी तरह से डाउन होती चली गई। ठीक है, अब सर कोविड की एंट्री हो जाती है, पैंडेमिक की, मार्च 2020 में लॉकडाउन लग जाता है दुनिया भर में। अप्रैल 2021 में राजपक्सा सरकार ने यहाँ पर एक और गलती कर दी। पता है सबसे बड़ी गलती इन्होंने क्या की है कि इन्होंने चाहा कि हम अपने देश में क्या करेंगे, फर्टिलाइज़र को पूरी तरह से बैन कर देंगे। यानी कि जो फार्मिंग है, जो भी ये चाय की पत्ती, रबर, कॉफ़ी, जिसका भी उत्पादन कर रहे हैं ना, इसको ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करेंगे। ऑर्गेनिक मतलब कोई भी फर्टिलाइज़र, कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करने वाले हैं। ये सबसे बड़ी गलती थी इनकी, और ये करा इन्होंने रातों रात में। मतलब आप धीरे धीरे ये काम कर सकते हो, लेकिन एक झटके से आप सारे फर्टिलाइज़र को बैन कर दो। इन्होंने फर्टिलाइज़र को बैन कर दिया। बैन करने के बाद में 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगे। एक महीने में हालत बेकार हो गई। महीना में हालत क्या बेकार हो गई, इनकी जो फसलें थी ना वो पूरी तरह से ख़त्म होने लगी। इनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गिरकर ख़त्म हो गया, यानी कि अनाज जो मिल रहा था देश में ना, वो भी गिरकर ख़त्म हो गया। ये इनकी एक सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अब चाय की पत्ती अच्छी खासी बन रही थी इनकी, वो भी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब पहले इसे एक्सपोर्ट करके पैसा कमा रहे थे थोड़ा बहुत, अब वहाँ पे इसका प्रोडक्शन कम हो गया, रबर का प्रोडक्शन कम हो गया,
फर्टिलाइज़र को बैन करने के बाद में तो इनकी इनकम वैसे ही कम हो गई, ये यहाँ पर आप कह सकते हो। फिर उसके बाद में बहुत सारे लीडरशिप इशू, मैंने आप लीडरशिप इशू आपको बता दिया है। पूरी फैमिली बैठी है, परिवार बैठा है यहाँ पर, श्रीलंका को संभाल रहा है, तो बहुत सारे पैसा यहाँ पर इनके थ्रू खाया गया। फिर कहानी ऐसी आगे चली रही थी। होता क्या है, 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर हो जाता है। अब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, उसके बाद श्रीलंका की हालत और ख़राब हो गए। कहोगे क्यों? क्योंकि रशिया के साथ साथ आसपास यूक्रेन के आसपास भी और जो देश है ना, इन देशों, ये देश क्या करते हैं, श्रीलंका से चाय पत्ती मंगाते थे। और इन्हीं देश से, जैसे यूक्रेन हुआ, यूक्रेन के ऊपर बेलारूस हुआ, ये जो देश हैं आसपास के, यहीं से बहुत सारे लोग श्रीलंका आया करते थे घूमने के लिए। बट वहाँ पे ऐसे इश्यूज़ हो गए जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों ने घूमना बंद कर दिया। तो इसकी वजह से कोविड चलो गया भी, तो श्रीलंका की इकोनॉमी यहाँ पर अभी भी ऐसी डाउन होती चली गई, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग वहीं से घूमने आते थे, वो घूमने आए नहीं टूरिज़्म के पर्पज़ से। उसके बाद में इनका जो एक्सपोर्ट वगैरह है वो पूरी तरह से बैन ही रहा, मतलब जो एक्सपोर्ट वगैरह है वो हो नहीं पाया प्रॉपरली, क्योंकि वो जो देश हैं उनमें लड़ाई चल रही है, वो क्या सामान मंगा रहे हैं। तो ये हालात यहाँ पर ऐसे ख़राब रहे। हालांकि यहाँ पर श्रीलंका की इकोनॉमी के ये हालात हो गए, उसके पीछे चाइना के ऊपर भी थोड़ी उंगली उठाई जाती है, क्योंकि चाइना ने भी लगातार ना श्रीलंका को पैसा देता हुआ चला गया, और दे देकर यहाँ पर क्या कर दिया, उसको डेट ट्रैप में फंसा लिया। अब डेट ट्रैप में मतलब उधारी दे देकर फंसा लिया। अब चाइना अपने हिसाब से यहाँ पे सारा काम करवा रहा है, और जब श्रीलंका चाइना का पैसा चुका नहीं पाता तो क्या करता है, अपनी ज़मीन उठा के दे देता है। और ऐसे यहाँ पर हम्बनतोता पोर्ट जो है वो 99 साल के लिए लीज पर जो है चाइना को दे दिया श्रीलंका ने। अब इसका जो खतरा है वो इंडिया पर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि चाइना जो है वो पसर रहा है पूरी तरह से श्रीलंका के अंदर में। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट हो सकते हैं कई सारे। तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं श्रीलंका के अंदर में। अब क्वेश्चन ये है कि अगला क्या होगा श्रीलंका के साथ में। तो अगले के लिए यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि देखो, एक प्रोबेबिलिटी है कि जो श्रीलंका है ना, अब इसको बहुत सारा लोन लेना पड़ेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, और बहुत सारा लोन ले भी रहा है ये। अब पता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कब तक लोन देगा, बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पे रख दी गई हैं। हालांकि भारत ने पूरी तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करवाया, भारत ने भी यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो लोन्स है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए श्रीलंका को, लेकिन हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहे। अभी भी हालात ऐसे ही हैं। अब पता रिजल्ट क्या निकलता है, ये तो मैंने आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है। अब पता है सिचुएशन क्या है श्रीलंका के अंदर में। अब बोला यह जा रहा है कि पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो जो भी गरीब परिवार थे ना, उनका जो फूड इंटेक है, जो खाना वो खा रहे थे ना, वो इंटेक कम हो गया है। मतलब लोगों की भूख ही मर गई है, खाने को मिल ही नहीं रहा था, तो अब यहाँ पर लोगों की भूख ही खत्म हो गई है। अब लोग खाना ही कम खा रहे हैं, और इसी चक्कर में लोगों में माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। अंडों के, मीट के, उसके बाद में मछली के जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि एक समय पर लोग बहुत आराम से खाया करते थे, बट आज के समय पर लोगों को महीने हो चुके हैं ये नॉनवेज खाए हुए, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। उसके बाद में जो हेल्थ सेक्टर है वो पूरी तरह से सफ़र कर रहा है, लोगों का न्यूट्रिशन लेवल पूरी तरह से डाउन हो चुका है। अब लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा है, बीमारी भी फैल रही है, हेल्थ सेक्टर अच्छा है भी नहीं वहाँ पे, तो आप समझ सकते हो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा ओवरऑल। तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा श्रीलंका का इकोनॉमिक क्रैश। आई होप गाइज आपको यहाँ पर एक जो पूरा आइडिया है ना वो अच्छे से मिल चुका होगा। अब छोटे छोटे एक आध आर्टिकल और हैं, फटाफट उनको भी कवर करते हैं। ये हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाला आर्टिकल डिस्कस कर ही लिया था। एक दो आर्टिकल यहाँ पर ये हैं, ये मोटे मोटे आर्टिकल नहीं है, बस खाली इनको ऊपर ऊपर से कवर कर सकते हो। आइए पता है G20 की मीटिंग चली, उसके अलावा हट कर साइड में यहाँ पर इंडिया और चाइना ने मिलकर यहाँ पर डिस्कशन किया कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर किस प्रकार से अपने जो इश्यूज़ है उनको रिजॉल्व किया जा सकता है, उसको लेकर डिस्कशन किया गया। अगेन कोई काम की चीज़ नहीं है, ऐसा आर्टिकल आता रहता है। ये आर्टिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, इंडिया और इटली जो दोनों देश है ना, इन दोनों ने मिलकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन कर लिया है डिफेंस कोऑपरेशन के मामले में। यानी जो डिफेंस सेक्टर है, अभी तक इंडिया इटली कई सारे सेक्टर में साथ मिलकर काम करते थे, बट अब डिफेंस सेक्टर में भी साथ मिलकर काम करेंगे, अलग अलग हथियारों को एक दूसरे को बेचेंगे या बनाएंगे, आप ऐसा कह सकते हो। तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफेंस कोऑपरेशन के मामले में यहाँ पर साइन कर लिया गया है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो चुका है जिसके बेसिस पर दोनों देश काम करेंगे। और साथ ही साथ में ये भी बोला गया PM मोदी के थ्रू कि अब इंडिया और इटली के बीच में जो पहले कोई अभ्यास नहीं हुआ करता था, अब इनके बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुआ करेगी। जैसे अलग अलग देशों के साथ में हम अभ्यास करते हैं ना, तो अब इटली के साथ में भी एक अभ्यास हुआ करेगा। प्लस इटली ने डिसाइड किया है ये भारत को ज्वाइन करेगा इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में, यानी कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के अंदर में एक सिक्योरिटी को बनाने के लिए भारत को ज्वाइन करने वाला है। रशिया का एग्रेशन को कम करने चाइना के एग्रेशन को कम करने वाला है, भारत के साथ में मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में काम करेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें कहाँ पे की गई हैं, रेजिना डायलॉग में। ध्यान रखना, रेजिना डायलॉग का अभी 8वां सेशन हुआ था, 8वां सेशन किया गया है।
तो ये जो 8वीं मीटिंग हुई है ना, इसको किसने ऑर्गेनाइज़ किया है? इसको ऑर्गेनाइज़ किया है ORF ने, दैट इज़ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो ध्यान रखना रेजिना डायलॉग के बारे में। तो रेजिना डायलॉग के समय पर ये सारी बातें बोली गई हैं। अब रेजिना डायलॉग क्या है, आओ फटाफट यहाँ पर इसको कवर कर लेते हैं। रेजिना डायलॉग यहाँ पर इंडिया का एक बहुत ज़्यादा जाना माना इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग देशों के साथ में जियो पॉलिटिक्स को लेकर चर्चा करते हैं, जियो इकोनॉमिक्स को लेकर चर्चा करते हैं, है ना। तो या फिर किसी कंट्रीज़ के साथ में जो इश्यूज़ हैं उनको यहाँ पर निपटाने की कोशिश करते हैं इस माध्यम से, इस बातचीत के माध्यम से। तो रेजिना डायलॉग यहाँ पर ये है, इंडिया का एक प्रीमियर कॉन्फ्रेंस है। इस डायलॉग को 2016 से हम लगातार कर रहे हैं न्यू दिल्ली के अंदर में, और अभी यहाँ पर ये 8वां एडिशन था, ध्यान रखना, जो अभी हुआ है इटली के साथ में। तो ये 8वां रेजिना डायलॉग देखने को मिलेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। तो ये जो डायलॉग है ना, यानी ये जो बातचीत हो रही है, डायलॉग मतलब डायलॉग नहीं मार रहे हैं, बातचीत जो हो रही है, एक मीटिंग हो रही है, यहाँ पे डिस्कशन होता है। जो भी अलग अलग देश जो पहुँचे हुए हैं ना, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इनके बीच में यहाँ पर बहुत सारी बातचीत होती रहती हैं। अच्छा, इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो मैंने आपको बता दिया, ORF, दैट इज़ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज करता है। लेकिन ORF भी क्या करता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ में पार्टनरशिप करता है, उसके बाद जाके ऑर्गेनाइज करता है। नाउ ये ORF है क्या जो कि यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज करता है? यह है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। इस बॉडी को बनाया गया था 1990 में। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी देखने को मिलेगी जिसका काम है बहुत सारी रिसर्च करना, फॉरेन पॉलिसी को लेकर या ओवरऑल इकोनॉमी के इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर काम करना, तो उसको लेकर ये काम करता रहता है। प्लस ORF का काम है अलग अलग टॉपिक के ऊपर चर्चा करवाना, जैसे क्लाइमेट, एनर्जी, साइबर इशू, मीडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा और डिटेल से खुलकर यहाँ पर चर्चा करना। ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, रिसर्च वगैरह का करने का काम करती है, ऐसे टॉपिक्स को उठाने का काम करती है, जैसा मैंने यहाँ पर मैंशन किया। तो ORF के माध्यम से यहाँ पर अभी जो है ये पूरी मीटिंग को रखा गया था। ना अब चलते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ, और उसके बाद अपने सेशन को करते हैं समाप्त। देखते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है। अरे भैया कहाँ गए, एक सेकंड रुक जाओ। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था, इन चारों मिनरल्स में से कौन से मिनरल है जिनको मेजर मिनरल का डेजिग्नेशन दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4 मतलब 2, 3 एंड 4 क्रोमाइट, काइनाइट और सिलिमेनाइट। ये जो मिनरल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये हमारे मेजर मिनरल्स हैं। मेजर मिनरल्स का डेजिग्नेशन इनको दिया गया है। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।